नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा छूट गया था, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन बचा के रखे हुए थे, क्योंकि आपका जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको रिवाइज करने के लिए, और आप लोगों के मॉर्निंग वाले जो क्लास नहीं चले उसके लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है, किन्हीं कारणों से नहीं चल पाया। और अभी आप लोगों का ये हो जाने के बाद ये जो ख़त्म हो जाएगा मिडवाइफरी का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जो कि उससे थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है, थोड़ा सा सवाल आते हैं, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। और हम आपको बताते चले, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे कि आपका स्कोरिंग टॉपिक कौन है, किस किस को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए अब आपको, क्योंकि अब आपके पास एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। जिनका 5 का एग्ज़ाम होंगे उसके पास तो बहुत कम समय है, जिसका 11-12 को है उसको थोड़ा सा समय मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप जो बराबर रिवाइज करिएगा वो आप मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 2 टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आते हैं। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग से भी आते हैं, लेकिन इन दोनों का वेटेज ज़्यादा रहेंगे। पूछे तो सबसे जाएंगे, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने आपको सारा जो टॉपिक है वो हम करवा चुके हैं, और किससे और थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे इन सब से थोड़ा थोड़ा कम आता है, इसलिए हमने अभी तक नहीं किया है। और हम लोग होगा तो कुछ इसका भी देख लेंगे, फर्स्ट एड का भी क्वेश्चन देख लेंगे, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी देख लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन जिससे आते हैं वो सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज मिडवाइफरी का जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जो छूट गया था मिडवाइफरी का उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिए थे। तो जो हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कुछ छूट गया था, लगभग 40-50 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग और देखेंगे, और इसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक देखेंगे। तो इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है कि एटीपी के लिए सामान्य अवधि क्या रखा गया है, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह या 24 सप्ताह। एटीपी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमने आपको बताए भी थे। तो अब वो सारे कुछ बताएंगे तो आगे का क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। तो एटीपी का जो सामान्य अवधि था वो क्या था, तो वो आपका 12 सप्ताह था। मतलब कि 12 सप्ताह कितना हो गया, तो ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है, लगभग 3 माह के आसपास। नेक्स्ट है कि पीएससी स्तर का स्वास्थ्य दल का नायक कौन होते हैं। जो पीएससी स्तर होता है उसका अध्यक्ष कह दीजिए, प्रभारी कह दीजिए, या नायक कह दीजिए। तो उसका नायक कौन होते हैं, तो जो पीएससी सेंटर होते हैं उसका जो सारा कुछ देख रेख रहता है, मतलब उसका जो हेड रहता है वो कौन रहते हैं, तो वो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग सेवा का मुख्य अधिकारी कौन होते हैं। तो इनके मुख्य जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, मैट्रन होते हैं। कौन होते हैं, मैट्रन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वार्ड में नर्सिंग के प्रभारी कौन होते हैं। जो वार्ड होता है उसमें नर्सिंग का प्रभारी कौन होता है, उसमें नर्सिंग का प्रभारी वार्ड जो सिस्टर होते हैं, जिसको वार्ड सिस्टर बनाया गया रहता है, वो क्या होता है कि नर्सिंग के वार्ड प्रभारी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस टॉपिक से हल्के क्वेश्चन रहता है, उतना मतलब कि आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएंगे, वर्ड भी आपको बहुत इजी रहता है, साथ ही आपने ये सारा कुछ सुने भी रहते हैं। तो इस टॉपिक से भी ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से ये सारे टॉपिक को कवर करिए। आपके पास अब बहुत कम समय बच रहे हैं। अगला है कि कॉपर टी कितने वर्षों में बदल देना चाहिए। तो कॉपर टी जो बदलने के लिए उपयुक्त समय माना गया है वो कितना है, 3 वर्ष। कितना है, तो 3 वर्ष में उसको बदल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि प्रसव उपरांत माँ के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। कोलेस्ट्रम कहा जाता है, मिडवाइफरी में भी हम लोगों ने देखे थे। जो माँ का प्रथम दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि लाल क्रॉस रेड क्रॉस किसका संकेत है, परिवार नियोजन का, खतरा का, स्वास्थ्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस जो होता है ये आप लोग मतलब कहीं पर जाते होंगे तो वहाँ पर भी देखते होंगे, वहाँ पर आपको मेंशन किया रहता है। तो ये रेड क्रॉस जो किसका चिन्ह होता है, तो इसका हम यदि देखें तो ये आपका जैसे कि रेड क्रॉस ऐसे करके दे दिया गया है, तो ये आपका खतरा का क्या होता है, संकेत होता है। अगला है कि क्षेत्र में
परिचारिका के काम करने का आधार क्या है? तो क्षेत्र में परिचारिका के काम करने का जो आधार है वो कार्य योजना अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? तो कार्य योजना अनुसार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचारिका का उजला यूनिफॉर्म क्यों रहता है? तो परिचारिका का जो उजला यूनिफॉर्म रहता है उसका क्या कारण है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो क्या है, गंदी चीज़ों से दृष्टिगोचर है, तो इस कारण से उसका जो यूनिफॉर्म है तो वो क्या होती है, मतलब कि उसका उजला रंग हो जाते हैं। अगला है कि थीन व थिक स्लाइड किस रोग के जांच में बनता है? तो ये थीन और थिक रोग जो स्लाइड बनता है वो मलेरिया में बनता है। किस में बनता है? तो मलेरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में जो स्तनपान दिवस मनाया जाता है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाए जाते हैं। और इसका हम यदि बात करें विश्व मतलब कोई भी दिवस है विश्व को लेकर है तो पूरे वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय है तो कुछ देश मिलकर है मतलब, और राष्ट्रीय स्तर पे है तो एक देश में पार्टिकुलरली मनाए जाते हैं। तो पूरे विश्व के लिए जो स्तनपान दिवस होती है वो कब होती है? तो 1 अगस्त से मतलब 7 अगस्त के बीच रखा गया है। नेक्स्ट है कि एफ ए ओ का संगठन कब हुआ था? तो एफ.ए.ओ. का जो संगठन हुआ था वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि नर्सिंग व्यवसाय के सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो नर्सिंग व्यवसाय के सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन थी? सेट्टी कमेटी। कौन थी? सेट्टी कमेटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्सिंग व्यवसाय की हाई पावर कमेटी का प्रतिवेदन कब आया? मतलब नर्सिंग जो व्यवसाय थी उसके हाई पावर कमेटी का जो प्रतिवेदन आया वो कब आया था? तो ये आपको 1990 में आया था। कब आया था? 1990 ईस्वी में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि वंदे भारत योजना कब लागू हुआ? तो वंदे भारत योजना जो लागू हुआ था वो 9 फरवरी 2004 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम योजना लागू हुआ था। अगला है कि मलेरिया पुनर्रक्षित कार्यक्रम लागू हुआ था। तो मलेरिया पुनर्रक्षित कार्यक्रम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फलेरिया रोग के रक्त की जांच होती है मतलब खाली पेट सुबह में या दिन में, कभी भी, केवल रात में, या इनमें से कोई भी। तो फलेरिया रोग जो होती है उस समय जो रक्त की जांच किया जाता है तो वो मतलब केवल कब किया जाता है? तो रात के समय में रक्त की जांच किए जाते हैं। तो उसका मतलब पार्टिकुलरली रीज़न है, उसका डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अभी डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप जो आपका क्वेश्चन है वो इसी टाइप में आएगा। उस मतलब कि थ्योरी टाइप तो है नहीं कि आपको वहाँ पर लिखना है, आपको सिर्फ टिक करना है। अगला है डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू जो होता है इसके बारे में भी हम लोग कई बार देख चुके हैं और जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो समझिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंगू ज्वर जो मच्छर के काटने से होती है वो कौन है? जो एडिज एजिप्टी होती है। कौन होती है? एजिड एजिप्टी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सेट यूनिट किस कार्य के संचालन में होता है? तो सेट यूनिट की हम बात करें तो ये किस कार्य के संचालन में होता है? तो ये कुष्ठ रोग के संचालन में होते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय नियंत्रण एड्स कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो आपको 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में अंतिम जनगणना कब हुआ था? तो भारत में जो अंतिम जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 11 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 1981 में फर्स्ट बार हुआ था। 1981 में नहीं, 1889 में ही फर्स्ट अंग्रेज़ के शासनकाल में ही हुए थे। और लास्ट का हम बात करें अंतिम जो जनगणना हुआ है वो 2011 में हुआ है। अगला है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम किस देश में शुरू किया गया था? पूरे विश्व भर में परिवार नियोजन कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ था? तो भारत में ही सर्वप्रथम शुरू किया गया था।
परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है ये भी हम लोग देख चुके थे, और इसके रिगार्डिंग में बहुत क्वेश्चन हम लोग जाने थे और आप लोग जानते भी हैं। कई बार ये सारे क्वेश्चन हम लोग को रिपीट भी हुआ है। अलग की रेफरल प्रणाली में रोग के रेफर किया जाता है। रेफरल प्रणाली में रोग को रेफर किया जाता है मतलब कब? बेहतर इलाज के लिए, या शहर के ख्याल से, या संचार सुविधा के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो बेहतर इलाज के लिए किया जाता है। हम लोग इस सब में से भी कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। तो आगे हम अलाय इनमें से कौन सा जल जन्म रोग है? तो टाइफाइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जल के कारण ही होते हैं, दूषित जल पीने से या उन्हीं के कारण ये रोग होते हैं। अगला है कि शहरी समुदाय में होता है क्या? काम में सुविधा, समय में बचत, पड़ोसीपन का अभाव, या क्या होती है? तो ये आप लोगों का साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब अपने सेंस से सोच के बता सकते थे इसमें क्या होती है। तो ये आपका जो शहरी परिवेश की हम यदि बात कर ले तो उसमें क्या क्या चीज़ का अभाव रहता है? तो पड़ोसीपन का अभाव रहता है। उसके बाद है कि विवाह का वैधानिक उम्र क्या रखा गया है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, लड़की का 18 रखा गया, लड़का का 21 वर्ष रखा गया है। कह रहा है कि जन समुदाय के लोगों को व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है? दवा वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा देना, टीकाकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जन समुदाय के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है? तो ये उत्तम क्या होती है? स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य संबंधी जो भी शिक्षा होती है वो उसके प्रति सबको अवेयरनेस देना, जागरूकता फैलाना। अगला है कि गर्भवती महिला को परामर्श देने में कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए? तो इसका आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? मतलब परामर्श प्रभाव होना, या सुनने में अच्छे लगे, या मन लायक बातें करना, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भवती महिला को क्या सजेशन देना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए? तो परामर्श और प्रभावी हो, ऐसे ही मतलब उसका ख्याल, उनकी बातों मतलब परामर्श देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकट संपर्क से होने वाला रोग कौन है? मधुमेह, टाइफाइड, एड्स, कालाजार, या कुष्ठ रोग। तो निकट संपर्क से जो होने वाला रोग है वो कौन सी रोग होती है? तो कुष्ठ रोग भी फैलता है, जैसे जिसे चर्म रोग भी कहते हैं, एक में से दूसरे में फैल जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका, और जैसे एड्स भी एक से दूसरे में फैलता है। तो ये दोनों क्या है? मतलब निकट संपर्क से एक दूसरे में फैल जाते थे। इसका सी और ई दोनों से ही हो जाएगा। ऐसे आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में मात्र 4 ऑप्शन ही रहेगा। अगर 2 सही हो रहा है तो उसमें ऑल ऑफ दीज रहेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा। अगला है कि 1976 में पहले परिवार कल्याण का नाम क्या था? 1976 में जो परिवार कल्याण, अभी जो परिवार नियोजन कर दिया गया, उससे पहले उसका मतलब 1976 में उसका नाम क्या था ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उस समय क्या था? मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम, मतलब इसके पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका 1995 में हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि महामारी होने पर शीघ्र जारी किया जाता है क्या? प्रसार सूचना अधिग्रहण, प्रचार प्रसार की व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी महामारी फैलता है, जैसे कि कोरोना महामारी फैल गए थे, तो आप सबको पता है कि उसमें क्या किया गया था? अधिसूचना के माध्यम से सब जगह मतलब जागरूक किया गया था, सबको बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीजल्स वैक्सीन का मार्ग एवं मात्रा होती है कितना? तो मीजल्स वैक्सीन का जो मात्रा रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो वो आपका वो 0.5 ml अंतर मांसीय, मतलब 0.5 ml उसकी मात्रा रखा जाता है, और उसका मार्ग क्या होता है? अंतर मांसीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का स्थापना भारत में कब हुआ था? तो स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का स्थापना भारत में कब हुआ था? तो ये आपका 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान NHI की अवस्थिति है
कहाँ, दिल्ली में, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई में थी। ये कहाँ पर है? ये आपको बेंगलुरु में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टीबी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय टीबी संस्थान ये आपका बेंगलुरु में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशु बालाहार उत्पादन किस संस्थान को सौजन्य हुआ है? तो ये शिशु बालाहार का उत्पादन किस संस्थान में सौजन्य हुआ है? तो ये आपका यदि हम इसकी बात करें तो ये NIN जो हैदराबाद है वहाँ पर हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉट्स प्रणाली का इलाज इंसेटिव फेज की अवधि क्या होती है? जो डॉट प्रणाली से जो इंसेटिव फेज की इलाज किए जाते हैं वो कितने माह में होती है? तो ये आपका लगभग 2 माह में होती है। नेक्स्ट है कि विश्व में WHO का सर्वोच्च निकाय जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सर्वोच्च निकाय कौन रहता है? सचिवालय, कार्यपालिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो पूरे विश्व भर का है तो इसमें विश्व का ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और इसका WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो जिनेवा में है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब आरंभ हुआ था? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत में आरंभ हुआ था वो कब हुए थे? तो वो 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वायरस रिसर्च संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वायरस रिसर्च संस्थान ये आपका पुणे में स्थित है। कहाँ है? पूना मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक शहर है। तो वहाँ पर ये मतलब कि वायरस रिसर्च संस्थान है। और आप लोगों ने पुणे वाला का नाम भी सुने होंगे जो कि आपको कोरोना वैक्सीन जब ले रहे थे तो पुणे वाला ने उसका प्रोडक्शन किया था। तो इस तरीके से हम लोग का इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन बच रहे थे वो भी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है, जो भी आने की ज़्यादा चांसेस है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और अब आप लोग को जितना अधिक से अधिक रिवाइज कर सकते हैं उतना आप लोग रिवाइज करिए। दिन में कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन पढ़ जाइए, क्योंकि अब आपके पास कम ही समय है। अभी भी 5 दिन है, 100-200 क्वेश्चन पढ़िएगा तो 5 दिन में लगभग 1000 क्वेश्चन आप ईजिली पढ़ मतलब आपको माइंड में रहेगा। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपको मिला है, जो भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो सारे को आप लोग ध्यान में रखें। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। एडमिट कार्ड को लेकर परेशान नहीं हुई। कल तक आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो हम आपको सारी जो स्टेप बाय स्टेप है किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो सारी जो अपडेट होंगे वो सारे हम आपको बता देंगे। आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।